Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा। और जैसा कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ बेसिक्स से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। और आज हम उससे थोड़ा आगे का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट थिंग, हमने लास्ट चैप्टर में बेसिक मीन पढ़ा था। व्हाट इज द मीन ऑफ रेट? लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी कि अगर हमें सिर्फ रेट की बात करनी हो तो हम रेट किसे कहेंगे। तो रेट के लिए मैंने कहा था चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप टाइम के साथ किसी चेंज में किसी क्वांटिटी में होने वाले चेंज को कैलकुलेट करते हो तो उसे हम कहते हैं रेट। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर रेट हम किसको कहेंगे? फर्स्ट थिंग, तो रिएक्शन के अंदर रेट किसे कहेंगे? तो इस चीज के लिए आपको ये देखना है कि यहां भी तो हम किसकी बात करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां बात ये आती है कि आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हो। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो क्या है, किस चीज की क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी क्या होगी? तो दो चीजें हो सकती है। देखो ध्यान से देखना, मे बी द चांसेस आपका जो रिएक्टेंट है वो या तो होगा मोस्ट ऑफ एक्वस स्टेट में होगा या होगा गैसियस स्टेट में। अगर आपका रिएक्टेंट एक्वस स्टेट में है तो आप जो चेंज कैलकुलेट करोगे वो करोगे विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। और अगर आपके गैसियस रिएक्टेंट्स हैं तो यहां जो आप चेंज देखोगे वो देखोगे चेंज इन प्रेशर। ये टू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स हैं दो, उनके बारे में देखना है। द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। तो अब मुझे बताइए, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताएंगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ reactants and products with respect to time। ये अगर हमें बात करनी है चेंज की तो क्या चीज चेंज होगी? या तो होगी कंसंट्रेशन या होगा प्रेशर। द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। उससे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन concentration divided by टाइम टेकन, और क्या लिख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और उस चेंज को होने में कितना टाइम लगा। या फिर हम बात करेंगे प्रेशर में कितना चेंज हुआ या वो चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट थिंग, एक बात और याद रखना आप कि हम यहां पर काम में लेते हैं डेल वर्ड। फिजिक्स में आप लोगों ने देख रखा होगा, ये सिंबल अपन काम में लेते हैं जो इंडिकेट करता है डिफरेंस को। किसको इंडिकेट करता है? डिफरेंस। और ये इसलिए हम लेते हैं क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस भी हो अगर, तो उसको हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। माइनर डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस, तो हो सकता है कंसंट्रेशन में या तो लार्ज चेंज आए और इतना चेंज नहीं आए, और माइनर चेंज आए, तो उसके लिए आप ये साइन लेते हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए आप क्या लिखोगे? डेल। और हमेशा याद रखना, कंसंट्रेशन को हमेशा लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कंसंट्रेशन को किसमें लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यह बन गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, डेल सी बाय डेल टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इसकी बात करें तो ये बनेगा डेल पी बाय डेल टी। तो ये हमारे पास बन गया रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। किसकी बात होगी? ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। लेकिन अब आपको ये पूछा जाए कि आप रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो सारे बेसिक्स हो गए। क्या चेंज हो सकता है? कंसंट्रेशन या प्रेशर। किसका चेंज हो सकता है? तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, डेल सी बाय डेल टी या डेल पी बाय डेल टी। अब हमको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये पढ़ लिया। अब हमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे।
तो हमें रेट निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी केमिकल रिएक्शन की। तो हम हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं। हमने माना कि कोई रिएक्टेंट है ए जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट्स बी में। माना कि कोई रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। फर्स्ट थिंग इसके कुछ बेसिक्स आपको समझने हैं। आप रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी निकाल सकते हो और विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हो। फर्स्ट थिंग, we can calculate the rate with respect to reactants or with respect to products also. Now the quantity of reactants decreases with respect to time. We know that आपको पता है रिएक्शन जब होगी आपने रिएक्टेंट जितना ले रखा है, क्या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी रिएक्टेंट उतना रहेगा क्या? नो मतलब मान लो कि रिएक्टेंट आपने ले लिया 100 ग्राम, तो एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तब आपका प्रोडक्ट कितना होगा? 0 ग्राम। लेकिन मैं ये कहूं आफ्टर 10 मिनट्स के बाद मुझे बताइए क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वही रहेगी क्या? हो सकता है 100 ग्राम से 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, बट इट मे बी चेंज। ये चेंज होगा, लेकिन यहां बात करें तो ये इंक्रीज होगा। मतलब 2 पॉइंट हमको यहां पर समझ में आ रहे हैं। मैं दोनों पॉइंट यहां लिखता हूं। पहला, concentration of reactants decreases with respect to time। और दूसरी बात अपन कर रहे हैं concentration of products increases with। तो 2 बातें हमने करी। Concentration of reactant decreases with respect to time, concentration of products increases with respect to time। एक की कंसंट्रेशन कम हो रही है, दूसरे की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब यहां पर अपन कुछ कंडीशन मानेंगे जो सर ने सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ रखा था सॉल्यूशन के अंदर। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इनिशिएट हुई नहीं है अभी तक। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ मान लेनी है, और मैं यहां पर मान रहा हूं ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट? हमने ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान ली है ए नॉट। क्लियर? नाउ लिसन, बी का तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0। बी कितना होगा? 0। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। नाउ at a time t is equal to t, concentration of A becomes AT। हमने t टाइम के ऊपर concentration A नोट से क्या बन गई? AT, और ये बन गई 0 से dt। क्या बन गई? 0 से dt। अब आप लोग मुझे ये समझाइए कि A नोट और AT में से कौन बड़ा है? A नोट एंड AT में से कौन बड़ा है? तो यहां देखिए concentration of reactant decreases with respect to time। तो पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है, मतलब ऑब्वियसली ए नॉट इज ग्रेटर देन 80। यहां पर कंडीशन आपके पास क्या आ गई? ए नॉट इज ग्रेटर देन 80। ए नॉट आपका 80 से बड़ा होगा। फर्स्ट थिंग। अब आपको निकालनी है इस रिएक्शन के लिए रेट। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालनी है? रेट। तो ध्यान से देखना, आपको 2 तरीके से रेट निकाल सकते हो। पहला तो निकाल सकते हो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, दूसरा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहां इस रिएक्शन के अंदर धीरे धीरे रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। ध्यान से समझना, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपका डिसअपियर हो रहा है। इनिशियल में प्रोडक्ट आपको नहीं दिख रहा था, रिएक्शन स्टार्ट हुई, धीरे धीरे प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट हुआ, मतलब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ। तो रिएक्टेंट्स के लिए तो कहलाएगी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट्स के लिए कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट्स के लिए तो ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट्स के लिए ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या निकालेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो याद करिए हमने क्या लिखा था? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये देखा था अपन ने, क्या देखा था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अच्छा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं
कैसे लिखेंगे चेंज इन इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो फाइनल कंसेंट्रेशन आपकी क्या थी, AT माइनस A0। हम कैसे लिखते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो आपका यहां पर ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, t माइनस 0। क्या आ जाएगा, t माइनस 0। तो AT माइनस A0 अपॉन t माइनस 0। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपको खास देखना, यहां पर आपको खास देखना ये है कि एनोड था, तो अब हम मान लीजिए कि एनोड में से कुछ अमाउंट निकल गया, पूरा एनोड तो जाएगा नहीं, एनोड में से कुछ अमाउंट निकल गया, और यहां पर एट टाइम इज इक्वल टू टी, कितना कम हुआ। बात को ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं 100 10-10 की नोट है, टोटल 10 नोट्स, 10-10 की 10 नोट है मेरे पास, और मैं एक एक नोट बांट रहा हूं सबको। तो शुरुआत में मेरे पास कोई कैंडिडेट आया तब मेरे पास 10 नोट थी, कितनी थी, 10 नोट। वो 5 मिनट कहीं घूमकर आया और मेरे पास वापस आया, तो उसने ये कहा कि कितनी नोट दे दी, तो मान लो मैंने 4 नोट दे दी, तो मेरे पास बची कितनी, 6। बात ये कि जब इनिशियल में ये यहाँ आया तो उसके पास कॉन्सेंट्रेशन थी A0, बाद में आया तब AT हो गई, तो उसने ये पूछा कि थी कितनी और गई कितनी, तो हमने ये मान लिया कि AT हमारा कितना है कि पहले से इसके पास A0 थी और A0 में से कुछ अमाउंट X चला गया। कितना चला गया, X चला गया। अगर X चला गया तो BT इज इक्वल टू क्या होगा, X, वहां से जितना जाएगा उतना ही बनेगा ना, BT इज इक्वल टू क्या होगा, X। लेकिन इस चीज को आपको कैसे समझना है वो ध्यान रखना, इस चीज को आपको हमेशा समझना है कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में यहां मैं लिख देता हूं, कुछ भी स्टोइकियोमेट्री नहीं है, तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया 1 तो ये कितना निकलेगा और कितना बनेगा ये हमेशा होता है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में। इसका 1 मोल निकलता है इसलिए इसका 1 मोल बनता है, इसलिए इसका x अमाउंट निकला तो इसका भी x अमाउंट ही बनेगा। तो AT इज इक्वल टू हमारे पास आ गया A0 माइनस एक्स, और इनिशियल कंसेंट्रेशन A0। तो यहां पर आपको AT की वैल्यू रख देनी है, तो AT की वैल्यू रखो A0 माइनस एक्स, फिर आपने क्या लिखा माइनस A0 डिवाइड बाय T। A0 से A0 आपका कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ एक्स बाय टी, माइनस ऑफ एक्स बाय टी। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपका कैसा आ गया, नेगेटिव। लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप लोग थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाइए, और कॉमन सेंस के कंसेप्ट हैं, सुनेंगे ध्यान से। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल कि आप बांसवाड़ा से घर आ रहे हैं और बांसवाड़ा से आप निकले 10 बजे और यहां पर आप पहुंचे 11 बजे। बांसवाड़ा से आप कितने बजे निकले, 10 बजे, और यहां निकले 11 बजे। तो आपके पापा ने कोइंसिडेंटली आपको पूछ लिया कि आप इतना जल्दी यहां कैसे आ गए, आप किस स्पीड से आए। स्पीड इज अ रेट, स्पीड भी अपने आप में रेट है। तो आप क्या बताते हो कि मैं नॉर्मली 40 की स्पीड से आया, 50 की स्पीड से आया, 60 की स्पीड से आया। क्या कभी आपने पेरेंट्स को ऐसा क्या किया कि पापा मैं तो -20 की स्पीड से आया, -30 की स्पीड से आया, -40 की स्पीड से आया। मतलब ये कि रेट नेवर बी नेगेटिव। एक बात ये दिमाग में रखना, क्या रेट नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के फॉर्मूले में ही क्या जोड़ देंगे, नेगेटिव का साइन। क्या जोड़ देंगे, नेगेटिव का साइन। तो यहां नेगेटिव आते हैं, इस पूरे के आगे भी क्या गया, नेगेटिव, इस पूरे के क्या आ गया, नेगेटिव, इसके आगे क्या गया, नेगेटिव, एंड फाइनल आंसर बिकेम x बाई टी, आ गया पॉजिटिव। तो आपकी टेक्स्ट बुक में यहां सीधा नेगेटिव साइन जोड़ रखा है, लेकिन वो क्यों जोड़ा, वो कारण हम समझना। आपको कोई भी पूछ ले कि नेगेटिव साइन क्यों जोड़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम ये नेगेटिव साइन नहीं जोड़ते हैं तो रेट नेगेटिव आ रही है, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और इसको दूसरा इस तरीके से भी समझाया जाता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज, और डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन लगाया जाता है। वो फैक्ट है, वो सही है कि डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का साइन लगाया जाता है, लेकिन एक ये भी कारण है कि अगर हम माइनस को नहीं जोड़ते हैं तो आपका रेट जो है वो नेगेटिव आ जाता है। तो यहां पर आप नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, रेट ऑफ एनी क्वांटिटी नेवर बी
negative, so the sign of negative is written in the formula of rate of disappearance. rate of disappearance. आगे बात समझ में क्या हुआ कि किसी भी क्वांटिटी की रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए डिसअपियरेंस के केस में हमने पहले ही क्या जोड़ दिया, माइनस। तो ये तो रेट आ गई पहली, x/t कौन सी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके रेस्पेक्ट में होती है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब मान लो मुझे निकालनी है रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, रेट किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स तो रिएक्शन में बनेगा, तो जब बनेगा तो इसको हम कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। ध्यान से समझना, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा इसलिए हम इसको कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। तो नेक्स्ट आएगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस इज सेम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, del b by del t, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, dt माइनस 0 बाय t माइनस 0। dt का वैल्यू कितना है, x बाय t। क्या आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या आ गया, तो हमें ये पता पड़ा रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। दोनों का मान सेम आ रहा है वैल्यू। अब आपको यहां पर निकालना ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम्पल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखोगे आर हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो क्या लिखोगे, माइनस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल टी। डिसअपियरेंस में ही माइनस का साइन जोड़ा है क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सेंस आप ये कह सकते हो रेट ऑफ, इन केस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, तो इसलिए वहां पॉजिटिव का साइन आता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाय टी। ये आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। ये कैसे निकाला हमने रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस तरीके से निकाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप तो खाली इन दोनों को इक्वल लेकर भी निकाल सकते हो, इन दोनों को भी इक्वल लेकर निकाल सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। तो याद रहे न्यूमेरिकल के अंदर ये कंसेप्ट आपको काम में लेना है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब ये इसमें तो क्या था, स्टोइकियोमेट्री सेम थी, स्टोइकियोमेट्री क्या थी, सेम, इसलिए हमने ये वाला यूज ले लिया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट हैपन इफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर चेंज। अगर इनकी स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर दिया जाए तो क्या यही आएगा कंसेप्ट। तो एक बार हम एक और इक्वेशन मान लेते हैं, उसकी बात करेंगे। नाउ हमें ऐसी रिएक्शन एक लेनी है जिसमें स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो। एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 2A चेंजेस टू 3B, 2A चेंजेस टू 3B। देखो अब स्टोइकियोमेट्री चेंज है, आपको यह समझना है इसके 2 मोल्स लगते हैं तब ये 3 मोल्स बना रहा है, क्लियर। तो अब आपके इसके लिए कंडीशन देख लो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, रिएक्शन स्टार्टिंग पर है तो इसकी कंसेंट्रेशन हमने मान ली क्या, A0, इसकी कंसेंट्रेशन तो होगी 0। एट टाइम t इज इक्वल टू t, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी AT, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी BT। अब वो पॉइंट याद करिए जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कितना निकलेगा और कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा इनकी स्टोइकियोमेट्री। मतलब ये कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम था, तो यहां से x निकला तो यहां से x बना था। लेकिन यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, तो यहां से कितना निकलेगा 2x, कितना निकलेगा 2x। तो बचेगा कितना A0 माइनस 2x। आया समझ में,
कितना निकलेगा वो देखना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेस्पेक्ट में। तो निकला 2x, तो बनेगा कितना, तो ये गलती मत करके आना कि 2x निकला तो 2x बनेगा। मैंने पहले कह दिया हर एक चीज किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, स्टोइकियोमेट्री। इसके 2 मोल्स इसके 3 मोल बन रहे थे, यहां से 2x निकलेगा तो यहां बनेगा 3x। कितना बनेगा, 3x। तो Bt इज इक्वल टू 3x। ये कंडीशंस अगर समझ में आ गई तो आगे तो बहुत इजी काम है, आपको ज्यादा कुछ करना है। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गया सबके। अब आप लोग देखिए, अब हमें काम करना है कौन सा, तो मैं इसके यहीं पर 2 टुकड़े कर देता हूं ताकि हमें बार बार मिटाना नहीं पड़े। पहला तो आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस। दूसरा क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो पहले अपन रेट ऑफ डिसअपियरेंस का कंसेप्ट पूरा कर देते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटी, एटी इज इक्वल टू एन माइनस 2x माइनस एन नॉट डिवाइड बाय टी। एन नॉट टू एन नॉट कैंसल, अगेन आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस 2x बाई टी। हमने पहले ही इंडिकेट कर रखा है, इन केस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए साइन ऑफ माइनस इज एडेड बिकॉज रेट नेवर बी नेगेटिव। तो ये पूरे के आगे माइनस चलता जाएगा। फाइनल आंसर हमारा आ गया 2x बाई टी। क्या गया, 2x बाई टी। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ इन केस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन। और इसको कहा जाता है रेट ऑफ कंजप्शन, ये भी याद रखें। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या इसको कह सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस या इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या होगा, वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। वैल्यू ऑफ बीटी इज इक्वल टू 3x बाई टी। बट अब थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखा, और चेंज हमको ये दिखा कि हमने इससे पहले कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट इन दिस केस यहां पर तो है 2x बाई टी और यहां पर है 3x बाई टी। तो यहां तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं। तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, इसको तो आगे मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया मेरा x बाई टी। 3 से 3 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया x बाई टी। अब दोनों इक्वल हो गए। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर y भी मल्टीप्लाई विथ 1/2 एंड 1/3, हम इनको क्यों करेंगे। तो यहां पर जब आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग हो तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा कि इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इनवर्सली, मतलब डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर यहीं से चेंज हो जाएगा, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां आगे जुड़ जाएगी, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां आगे जुड़ जाएगी। तो उसको पूरा आगे आप फॉलो करिए, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। आया समझ में। तो इन केस ऑफ डिफरेंट स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, आपको क्या करना है, उनकी स्टोइकियोमेट्री को डिनोमिनेटर में ले लेना है। तो इसके बेस्ड, अगर मुझे इसके बेस्ड एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लेकर उसके लिए मुझे अगर बनाना हो केमिकल फॉर्मूला, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो वो ध्यान से देखेंगे, समझना है और देखना एक बार अच्छे से। फॉर एन एग्जाम्पल, let a chemical reaction in which A and B are reactants, C and D are products. A, B, C and D are stoichiometry coefficient respectively.
मतलब आपके पास रिएक्शन है ये वाली ए प्लस बी सी प्लस डी, जिसमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों तो हो गए प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, कैपिटल सी कैपिटल डी हो गए प्रोडक्ट्स, ए बी सी एंड डी आर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस्पेक्टिवली। अगर अब आपको कहा जाए कि इनके लिए लिखने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखनी है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो रिएक्टेंट्स हैं, तो दो रिएक्टेंट्स के लिए दो अलग अलग आपके पास आएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहां पर पहली चीज तो क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फिर क्या आएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, फिर क्या आएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, फिर क्या आएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। क्लियर? अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए मैंने क्या बताया था? स्टोइकियोमेट्री को ले लेना है आगे, तो -1 बाय ए, -1 बाय ए, फिर क्या आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम। बी के लिए क्या आ जाएगा? 1 बाय बी, रिएक्टेंट का केस इसलिए माइनस लगेगा ही लगेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम टी। इन केस ऑफ सी 1 बाय सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय टी। और इन केस ऑफ डी 1 बाय डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय डेल्टी। क्लियर? अब याद रखना, इनको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के रेस्पेक्ट में भी आप लिख सकते हो। डिफरेंशियल मतलब डेल को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 बाय ए डी ए बाय डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ए में आने वाली चेंजिंग, इसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? और इसको आप कह सकते हो, डिफरेंशिएशन का यूज लेते हो इसलिए इसको कहा जाता है रेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? -1 बाय बी डी बी बाय डी टी। इसको आप लिख सकते हो 1 बाय सी डी सी बाय डी टी, और इसको आप लिख सकते हो डी डी बाय डी टी। क्लियर? अगर इस पूरी रिएक्शन के लिए आपको कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 बाय ए डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू -1 बाय बी डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय सी डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय डी 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 बाय डी टी। तो ये आपके पास पहला तरीका आ गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। तो क्लियर? ये था आपका टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन हमने लिखी है उसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि हमने यहां पर किसका काम क्या कर रखा है? डिफरेंशिएशन कर रखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये था पहला तरीका, हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट्स। फिर रेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रेट्स। टाइप्स ऑफ रेट्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट्स। तो 3 तरीके की रेट आपको पढ़नी है। सबसे पहला तो आपके पास आता है एवरेज रेट, सबसे पहला आपके पास आता है एवरेज रेट। दूसरा आपके पास आती है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। और तीसरा आपके पास आता है इनिशियल रेट। 3 प्रकार की रेट बात करनी है आपको, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी एवरेज रेट की। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम एवरेज रेट। अब नेम से क्लियर है, एवरेज निकालना है आपको रेट का। अब एवरेज कैसे, वो ध्यान से एक बार समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे पालोदा से बांसवाड़ा जाना है, और बांसवाड़ा जाना हूं तो मैंने जैसे ही घर से बाइक स्टार्ट की, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया और टिल द डेस्टिनेशन बांसवाड़ा तक मैंने सेम स्पीड में ट्रैवल किया? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नो। हो सकता है कि मैं मेरे गांव में से निकल रहा हूं
तो मेरा स्पीड 20-25 किलोमीटर पर आवर होगा। मैं रास्ते में गया, हो सकता है कोई जंप आ गया या कोई जानवर आ गया बीच में, गाय भैंसे आ रही हैं, या फिर से मैं किसी गांव में से होकर जा रहा हूं तो मेरा स्पीड कम हो गया। मुझे कोई ऐसा रोड लंबा मिल गया जो क्लियर रोड है, तो मेरी स्पीड हो सकता है 60 किलोमीटर होगी। तो हर बार मेरी स्पीड जो है वो फिक्स नहीं है। क्या मेरी स्पीड फिक्स है क्या? मतलब बार बार चेंज हो रही है। और फिर अगर कोई मुझे यूं पूछे बांसवाड़ा पहुंचने के बाद क्या स्पीड से आए, क्या पूछा आप क्या स्पीड से आए, तो कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं ये देखूंगा कि मैं पालोदा से कितने बजे निकला और बांसवाड़ा कितनी बजे पहुंचा, मतलब टोटल टाइम कितना लगा मुझे और मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। मतलब हमने अभी जिसके जस्ट पहले जो रेट निकाली ना, वो एवरेज रेट है। कौन सी रेट है? एवरेज रेट। तो एवरेज रेट की डेफिनेशन होती है द रेट कैलकुलेटेड ओवर अ टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, अगर आपको फिक्स टाइम पीरियड बता दिया जाए कि इतनी बजे आप यहां थे, इतने बजे यहां थे, तब इतना था, तब इतना था, अगर वो चेंज मिल जाए तो जो आप रेट निकालते हो वो कहलाती है एवरेज रेट। हमें तो बात करनी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं कंसंट्रेशन, यहां पर मैं ले रहा हूं टाइम टी। अब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर रिएक्टेंट्स, तो कुछ तो कंसंट्रेशन होगी यहां पर इनिशियल। स्टार्ट में मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं तो कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ तो होगी प्रोडक्टेंट्स की। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। विथ रेस्पेक्ट टू इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। अब मैं कोई फिक्स दो टाइम इंटरवल ले रहा हूं। पहला मैंने टाइम ले लिया T1, दूसरा मैंने टाइम ले लिया T2। T1 पर मेरी कंसंट्रेशन थी C1, T2 पर मेरी कंसंट्रेशन थी C2। मतलब मुझे इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक पहुंचने में मैंने कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, अगर मैं ये देखता हूं तो ये मेरी कहलाएगी एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाए, एवरेज रेट बराबर, तो क्या आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, जो अभी आपने इससे पहले बात करी थी, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और यहां आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस dc बाय dt। प्लस वाला साइन तो किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए। माइनस वाला साइन किसके लिए है? रिएक्टेंट्स के लिए। आया समझ में? तो एवरेज रेट किसे कहते हैं? तो जब हमें कोई टाइम इंटरवल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो उसको हम कहेंगे एवरेज रेट। इस टाइम से इस टाइम में कितना कंसंट्रेशन का चेंज हुआ, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट। ये तो बात होगी एवरेज रेट की। अब हम आगे सेकेंड पोजीशन पर बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड पोजीशन के ऊपर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ध्यान से समझना, नाम से क्लियर है, रेट एट इंस्टेंट टाइमिंग। रेट एट इंस्टेंट टाइमिंग। एग्जाम्पल के लिए कि मैं पालोदा से निकला तब मेरी स्पीड कुछ और थी, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल गनोड़ा में मुझे मेरे किसी रिलेटिव ने देखा, गनोड़ा से आगे, तब मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो उसको मैं ये नहीं समझा सकता कि साहब मैं पालोदा से बांसवाड़ा 40 किलोमीटर एवरेज स्पीड से गया हूं। एट द टाइम ही वॉच मी, जब उसने मुझे देखा तब तो मेरी स्पीड 60 थी, तो वो मेरी कहलाएगी इंस्टेंट स्पीड। क्या कहलाएगी? इंस्टेंट स्पीड। मतलब उसमें क्या होगा, ये स्लोप नहीं दिखेगा, मतलब एक चेंज इन टाइम पीरियड नहीं होगा। क्या वो ये देखेगा कि कहां से आ रहा है, कितना टाइम लिया, ये सब वो तो इंस्टेंट टाइमिंग के ऊपर। मतलब मुझे ये कहा जाए कि इंस्टेंट इस पोजीशन के ऊपर, ये जो टाइम पीरियड है वहां पर आपको निकालना है, क्या रेट निकालनी है इस टाइमिंग टी के ऊपर। इस टाइमिंग टी के ऊपर आपको रेट निकालना है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, जो ये स्लोप है, स्लोप आपको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन कोई पूछे तो टाइम इंटरवल यहां पर क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा यहां पर 0। क्या होगा? 0। एग्जाम्पल के लिए जिसके आपने क्या निकाला था, इंस्टेंट रेट निकालनी है, इंस्टेंट रेट। तो यहां एक तरीके से तो आप करते क्या हो, dc बाई dt, लेकिन यहां पर आपको लगा देनी है लिमिट। लिमिट क्या लगाओगे, डेल t इज 0।
क्या चेंज इन टाइम क्या है यहाँ पर? 0। यहाँ पर आपके चेंज इन टाइम की अगर बात की जाए तो चेंज इन टाइम आपके लिए यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू DC बाय dt। ठीक है, यहां पर आपका ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या बता रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन। स्लोप क्या बता रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन आपको तो पूछा इंस्टेंट टाइम के ऊपर। अब इंस्टेंट टाइम तो डेल टी तो कब आता है? जब इनिशियल टाइम हो, फाइनल टाइम हो। ना आपके पास इनिशियल टाइम है, ना आपके पास फाइनल टाइम, आप तो इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हो, इसलिए यहां पर डेल टी आ जाएगा 0। तो यहां पर लग जाएगी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट, जिसकी आपको बात करनी है। अब थर्ड एंड लास्ट जो टाइप्स ऑफ रेट है वो है इनिशियल रेट। थर्ड रेट की आपको बात करनी है इनिशियल रेट। इनिशियल थर्ड आपको बात करनी है इनिशियल रेट। ध्यान से समझेंगे इनिशियल रेट का मतलब क्या होता है। इनिशियल रेट का मतलब होता है द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? इनिशियल रेट। क्या कहलाएगी? इनिशियल रेट। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल रेट निकालनी है। इनिशियल रेट तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? DC बाय dt। इसमें आपको बताना है टाइम t इज इक्वल टू 0। क्या कर देना है? टाइम t इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनिशियल रेट। पता ये होना चाहिए, देखो 3 चीजें मैंने बताई। पहला तो अपने पढ़ी एवरेज रेट, जिसमें होता है टाइम इंटरवल कि आपने कहां से T1 से लेकर T2 तक आप चेंज हुए। सेकेंड अपन ने बात करी इंस्टेंट रेट, टाइम t इक्वल टू t, कुछ तो टाइम पीरियड है ना, फिर 10 मिनट्स 0। लेकिन थर्ड जो इनिशियल रेट बात कर रहा हूं मैं, जब टाइम t इक्वल टू क्या होगा? 0। जब रिएक्शन इनिशिएट होने जा रही है, जब रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है, तब जो मैं रेट की बात करूंगा वो मेरी कहलाएगी इनिशियल रेट। DC बाय dt एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रेट्स। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें पढ़ी। पहली चीज हमने जो पढ़ी थी वो है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। फर्स्ट थिंग ये पढ़ा था हमने। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो थी हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट्स। क्या पढ़ी? टाइप्स ऑफ रेट, जिसमें हमने 3 टाइप्स की बात करी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एंड इनिशियल रेट। तो यहां तक का टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक से भी एक बार पढ़ लेना है। सिंबल हमने जो ले रखे हैं और टेक्स्ट बुक में जो दे रखे हैं वो हो सकता है अलग हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसके नोट्स फॉलो करेंगे, इस लेक्चर को देखें, प्रैक्टिस करेंगे खुद। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लें अच्छे से, और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट बुक से लैंग्वेज को पढ़ें ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान रहे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला जो टॉपिक वो थोड़ा सा थ्योरी का है, तो उस 5-6 पॉइंट है इसके, उन 6 पॉइंट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 6 पॉइंट्स हैं, उनको अगले वीडियो से पहले एक बार रीड कर लें, ताकि जब मैं अगले वीडियो में उनको पढ़ाऊंगा तब आपके दिमाग में उनके कंसेप्ट जरूर रहें। तो जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।